हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम LIS MCQ सीरीज़ 1 के पार्ट 7 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 तक देखा था। अब तक हमने टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो को नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर के पिछली वीडियो को देखें और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में कराई गई सारी क्वेश्चंस ना इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली LIS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की पहली क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि पुले's इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर वाज ब्रॉट आउट बाय। जो पुले की जो इंडेक्स मतलब जो इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर ये जो बुक है ये किनके द्वारा निकाली गई थी, किनके द्वारा लिखी गई थी। ए है आपके विलियम्स फ्रेडरिक, बी है FW लैंकेस्टर, सी है वैन रिस बर्जन या डी है HP लूहन। तो आपको आंसर बतानी है कि जो इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर वो किनके द्वारा लिखी गई है। ये जो है ना ये एक तरह का अपने आप में ये पहला सिस्टमैटिकल आर्टिकल लेवल इंडेक्स है टू सब्जेक्ट मैटर। और इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग की हुई रहती है जितने भी पीरियोडिकल पब्लिश्ड हुई है US में इन 19th सेंचुरी, मतलब 1802 से लेकर के 1906 तक। ठीक है, इन 19th सेंचुरी मतलब इतनी ईयर में जितने भी पीरियोडिकल्स पब्लिश्ड हुई है US में उन सब पीरियोडिकल्स का जो एक इंडेक्स बना करके इसमें प्रोवाइड की इस इंडेक्स में प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो है ये किन्होंने किया था। तो अगर आपको पुले इनका पूरा नाम अगर आपको पता हो तो आप इनका आंसर दे पाते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, विलियम फ्रेडरिक पुले। विलियम फ्रेडरिक पुले ने इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर को ब्रॉट आउट किया था, निकाला था। ठीक है, अगर इनकी स्टोरी के बारे में हम जाने पढ़े थोड़ा डीपली, और ये जो फर्स्ट जब ये फर्स्ट एडिशन आई थी ना तो इसकी 6 वॉल्यूम थी। ठीक है, 6 वॉल्यूम में ये पहली एडिशन पब्लिश हुई थी। और कब हुई थी पब्लिश्ड, तो कब की अगर हम बात करें तो ये 1883 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, अच्छा, पुले इंडेक्स जो पुले जी थे विलियम फ्रेडरिक पुले, इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो ये जो थे एक येले यूनिवर्सिटी थी, येले यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट हुआ करते थे। और उस समय वो साथ ही साथ जो है एक बिब्लियोग्राफी और एक लाइब्रेरियन भी थे। तो वहाँ के तो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्योंकि इन्होंने देखा कि लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे पीरियोडिकल्स हैं जिसकी एक्सेस रेट जो है बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम यूज़ की जा रही है, वो ऐसे ही लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब फाइंड आउट किया उनका रीज़न कि क्यों ये पीरियोडिकल एक्सेस में नहीं आ रही है, इसकी यूज़ नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने पता किया कि लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। इस पीरियोडिकल की जितने भी कंटेंट है, आर्टिकल्स है, इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, यूज़र्स को पता ही नहीं है। अननोन होने के कारण ये पीरियोडिकल की जो एक्सेस रेट है वो बिल्कुल कम हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने जिस लाइब्रेरी में वो वर्क कर रहे थे उन्होंने उन सारे पीरियोडिकल्स को ले करके एक इंडेक्स रेडी किया, और वो इंडेक्स सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बेसिस पे उन्होंने रेडी किया। ठीक है, यहाँ पे याद रहे सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बेसिस पे उन्होंने एक इंडेक्स रेडी किया सारे पीरियोडिकल्स को लेकर के। तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनकी जो जितने भी पीरियोडिकल्स थे उनका जो एक्सेस रेट है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो उन्होंने इस पर एक बुक भी राइट की थी जो कि है 1852 में उन्होंने वो बुक राइट की थी, एन इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर। ठीक है, तब तक वो येले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। फिर बाद में जब ये पास आउट हो गए और ये बुक बहुत फेमस हुई थी, बाद में जब ये पास आउट हो गए तो इनको जो कि है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से जो कि इनको बुलाया गया, इनको मतलब कन्वेंस किया गया, एक ऑफ़र दिया गया और कहा गया कि जो आप इंडेक्स पब्लिश किए थे 1852 में उसी टाइप का एक न्यू वर्जन आप पब्लिश कीजिए। और इस प्रोसेस में उनको जो असिस्ट कर रहे थे उनका जो नाम है वो थे
1 सेकेंड, अरे इनका जो नाम था वो था विलियम फीचर। विलियम फीचर, ठीक है। इन्होंने इस प्रोसेस में उनकी मदद की और तभी जो पूले ने ये वाली इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर को पब्लिश किया 1883 में। तो ये रही पूले इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर की पूरी स्टोरी। तो अब आपको याद रहेगा कि जो पूले इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर है, ये मतलब कि इनका पूरा नाम क्या था, किन्होंने इसे निकाला था, विलियम फ्रेडरिक ने इसे निकाला था, ठीक है। और ये सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही इसे अरेंज किया गया था, इस इंडेक्सिंग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आपके स्क्रीन पे है, वॉल्फ्रास गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इज पब्लिश्ड बाय, ए ऑप्शन दी गई आपकी जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, बी है लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन, सी है आर बोकर लंदन, और डी है लर्न इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी। तो जो वॉल्फ्रास की जो गाइड टू रेफरेंस मटेरियल है वो किनके द्वारा पब्लिश की जाती है? अभी तक जो है 8 एडिशन आ चुकी है लेटेस्ट, ठीक है। तो ये किनके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये लाइब्रेरी जो है लंदन लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे है, विच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड इन लीजा, LISA, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह का ये जो है एक तरह का टूल है, टूल फॉर इंडेक्सिंग। एक तरह का इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग टूल है जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी पीरियोडिकल्स मतलब जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसके जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उनसे हम लोग लीजा कहते हैं। तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस टाइप की अरेंजमेंट होती है लीजा में? अल्फ़ाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल, डिस्क्रिप्टिव या क्लासिफाइड? तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि जो अरेंजमेंट होती है वो क्लासिफाइड होती है, ठीक है। ये क्लासिफाइड होती है और क्लासिफाइड कैटलॉग में एक्चुअली जो होती है इसमें नंबर एंट्रीज भी होती है और एक मिनट रुकिए, क्लासिफाइड होती है ये इसमें नंबर एंट्रीज भी होती है और वर्ड एंट्रीज भी होती है। और नंबर इसी 2 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफाइड एंट्रीज में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग क्लासिफाइड पार्ट, ये क्लासिफाइड पार्ट होता है, ठीक है। और एक जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल। एक्चुअली में क्लासिफाइड अरेंजमेंट जो होता है इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कैटलॉग को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब क्लास नंबर के बेसिस पर सब्जेक्ट कैटलॉग को अरेंज कर दिया जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमने देखा क्लासिफाइड पार्ट होता है, एक होता है अल्फ़ाबेटिकल पार्ट। क्लासिफाइड पार्ट जो होता है ये मेन पार्ट होता है और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है ये इंडेक्स पार्ट होता है और सेकेंडरी पार्ट होता है अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। और क्लासिफाइड पार्ट में क्या करते हैं हम लोग कि जो सब्जेक्ट जितनी भी सब्जेक्ट एंट्रीज होते हैं या फिर क्रॉस रेफरेंस होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉल नंबर के बेसिस पे हम सब्जेक्ट एंट्रीज और क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज को कॉल नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं। किस पार्ट में? क्लासिफाइड पार्ट में। और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो एडेड एंट्रीज होते हैं, एडेड एंट्रीज को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये 2 टाइप के अरेंजमेंट को शो करता है क्लासिफाइड। क्या क्या? एक नंबर एंट्रीज और एक वर्ड एंट्रीज। ये वाली जो पार्ट हो गई ये पूरी की पूरी नंबर एंट्रीज में आ जाती है,
नंबर एंट्रीज, और ये वाली अल्फ़ाबेटिकल जो पार्ट है वो पूरी की पूरी क्या आ गई, वर्ड एंट्रीज में आ गई। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के एंट्रीज को ये रंगनाथन द्वारा दी गई थी। 2 टाइप के एंट्रीज को ये क्लासिफाइड एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसी टाइप का कुछ अरेंजमेंट जो है वो लीसा में पाई जाती है। ठीक है, और जो लीसा है ये अगर पूछा जाए किस प्लेटफॉर्म में पब्लिश की जाती है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये प्रोक्यूस्ट के प्लेटफॉर्म पे ये पब्लिश की जाती है, याद रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे है कि जो वेब फॉर्म है इज यूज्ड इन, किस में यूज्ड की जाती है, सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में या असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में, दोनों में, या फिर नन। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस हम जानते हैं। सिंक्रोनस मतलब कि वो हो गया कि एक समय पे एक पर्सन ही कम्युनिकेट कर में इन्वॉल्व हो सके, कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक समय पे एक पर्सन ही इन्वॉल्व हो। ठीक है, और असिंक्रोनस में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो एट द सेम टाइम। तो अगर पॉसिबल हो तो हम लोग सिंक्रोनस कहेंगे, अगर नहीं पॉसिबल हो तो हम असिंक्रोनस कहेंगे। यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, तो अगर दोनों साइड से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो एट अ सेम टाइम तब हम कहेंगे सिंक्रोनस, अगर पॉसिबल नहीं हो तो हम कहेंगे असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। तो वेब फॉर्म जो है वो किस टाइप का में आ जाता है, वो असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में आ जाता है। ठीक है, सब याद रखेंगे आप। 65 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय, तो जो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है ये किनके द्वारा पब्लिश की जाती है, इंस्पेक, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स लंदन, PSOJ फिजिकल सोसाइटी ऑफ जापान, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स लंदन। तो जो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो किनके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये जो है ये मंथली, इनका जो पीरियोडिसिटी है ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये मंथली, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है ये मंथली पब्लिश्ड होती है साइंस एब्स्ट्रैक्ट, और ये इंस्पेक्ट द्वारा पब्लिश की जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, साइंस एब्स्ट्रैक्ट साइंस एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है ना एक कंफ्यूजिंग, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस, वही लीज़ा, LISA, जैसे कि ये साइंस एब्स्ट्रैक्ट हुआ, वैसे ही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो ये तो आप देखें कि प्रोक्विस्ट के प्लेटफॉर्म पे ये पब्लिश होता है। अब अगर इसका फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछ दें कि लीज़ा का फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो आप बोलेंगे क्वार्टरली। ठीक है, एक और इससे मिलता जुलता है जैसे कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट अगर आपसे इसके बारे में पूछ लें तो ये पब्लिश्ड कहाँ से होती है, निस्केयर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, तो वो है सेमी मंथली, सेमी मंथली। सेमी मंथली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क कॉल्ड, मतलब कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा जिसमें जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होती है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है जो कि हम लोग हमेशा ही करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके डाउनलोड, बी है अपलोड, सी है इंस्टॉलेशन, डी है स्टोरेज। आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द प्रोसेस। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को कैसे, किस प्रोसेस से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में, तो वो होती है इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब तक उसका इंस्टॉलेशन नहीं होता तब तक वो अपने उस पर हम लोग कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हमें यूज़ करना है तो पहले उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, और इंस्टॉल में हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया को हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछी जा रही है वो है 67 नंबर, इंट्यूट इज़ अ, इंट्यूट क्या है। तो इंट्यूट की अगर हम बात करें कि इंट्यूट है क्या, तो ये एक तरह का
वेब सर्विस है, फ्री वेब सर्विस है, जिसमें इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि स्टूडेंट्स, टीचर और जितने भी रिसर्चर्स हैं उन लोगों को फर्दर एजुकेशन और हाई एजुकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जहाँ पे वो लोग एजुकेशन ले सके, हायर एजुकेशन से रिलेटेड वो सर्विस प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूट, करती थी। अभी जो है ना, ये पहले करती थी, अब ये स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को फाइनेंस कौन करता था? फाइनेंस जो करते थे वो है जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कम्युनिटी, जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कम्युनिटी, ठीक है, JISC। तो JISC जो है इंस्टीट्यूट को जो है एक फंडिंग प्रोवाइड करते थे, बट 2010 से ये जो है फंडिंग धीरे धीरे रिड्यूस करने लगे और अल्टीमेटली 2011 में ये पूरी की पूरी जो इंस्टीट्यूट है ये स्टॉप हो गई, क्योंकि इसके पास फंड की कमी हो गई, तो ये बंद हो गई, अभी ये नहीं है। तो जो थी तब ये एक्चुअली में क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूट फ्री ऑनलाइन लर्निंग है, ठीक है, वेब रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन है, ठीक है, और इंटरनेट गाइड है, ठीक है, बट ये कॉमर्शियल लेवल पे एक सर्विस प्रोवाइड नहीं करती थी, ये बिल्कुल ही फ्री थी। तो आपकी जो राइट आंसर है वो जाएगी ABD, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आपके स्क्रीन पे है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर इज, ये क्या है? मंथली है, जो फ्रीक्वेंसी इनकी मंथली है, बाय मंथली है, क्वार्टरली या बाय मंथली है? एनुअली कर ले इसे, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है कि जो गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑप्शन सी होगी क्वार्टरली, ठीक है। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर, ये सब सारी फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखनी होगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको प्रैक्टिस मतलब देखते देखते ना खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, ये मैचिंग टाइप है और एक लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में आपको पब्लिकेशंस के नाम दी गई है और लिस्ट 2 में आपके पब्लिशर के नाम दी गई है, आपको मैचिंग करनी है। तो बुक्स इन प्रिंट, ये जो पब्लिकेशन है इसकी पब्लिशर कौन है? ये R.R. बुकर है। और द स्टेट्समैन ईयर बुक, इसकी पब्लिशर कौन है? तो इसकी जो पब्लिशर है वो मैकमिलान है, पैलग्रिम मैकमिलान। और अल्रिच के इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ये तो प्रोक्यूस्ट है। और इंसाइक्लोपीडिया, इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया के माइक्रोसॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपके जो राइट आंसर होंगे A के 4, मतलब पहले से ही पता चल गया क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम गए तो वो है क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे भी मैचिंग ही है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में आपकी जो है ये सर्विसेज के नाम दी गई, ये सर्विसेज के नाम दी गई है। और लिस्ट 2 में जो है वो टाइप ऑफ सर्विस, ये नेम बताई गई है यहाँ पे सर्विसेज के, और ये वो सर्विसेज किस टाइप की वो बताएंगी, आपको मैचिंग करनी है। तो यूज़र एजुकेशन ये किस टाइप की सर्विस है? तो यूज़र एजुकेशन का मतलब होता है ना कि यूज़र को गाइड करना, टू अवेयर कराना कि लाइब्रेरी में किस टाइप की सर्विसेज और कैसे उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो लाइब्रेरी सर्विसेज को यूज़ करना, और किस किस टाइप की रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी क्या मतलब गाइड करना यूज़र को, ये सारी जो आती है वो यूज़र एजुकेशन के अंदर आ जाती है। तो आपको बतानी है किस टाइप की, ये रेफरेंस सर्विस है ना, गाइड करना किसी को, तो एक टाइप की रेफरेंस सर्विस हो गई, तो A की 3 हो गई, ठीक है। और जैसे कि इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग, ये क्या हो गया? तो इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग ये एक तरह का डाइजेस्ट सर्विस हो गई। और ट्रांसलेशन करना ये एक तरह का सपोर्ट सर्विस होगी। और इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग ये सारी बिब्लियोग्राफिक सर्विस है। तो A का 3 ऑप्शन A, यहाँ से मैं पहले से ही हो गया, तो A जो है ऑप्शन आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो आज हमने 70 क्वेश्चन देखी, आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन हमने देखी। तो अब तक आप लोगों ने 70 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस करके जो कि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अगर आप देखिए UGC नेट की अगर हम बात करें तो
जो डेट आ चुकी है कि 20 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम होनी है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करना, मतलब क्लासेस वगैरह, सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें, और साथ ही साथ जो है MCQ लगानी स्टार्ट कर दी। जितनी ज़्यादा आप लोग MCQ सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और एक न्यूज़ है, अगर जिन्होंने भी UPPSC लाइब्रेरी अटेंडेंट की फॉर्म फिलअप कर दी है, अगर की है, तो उनकी जो है करेक्शन की पोर्टल खुल चुकी है। आप लोग जा करके अगर वहाँ पे स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे अगर स्टेटस आपका ओके है तब ठीक है, अगर ओके नहीं है, कुछ करेक्शन करनी है, तो अभी आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। 2-3 दिन का और समय है। तो जिन्होंने भी UPPSC की लाइब्रेरी अटेंडेंट की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप लोग जा करके अपनी स्टेटस वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर ले, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।